मैसेज करते हैं लोग कि आपका लेक्चर ये पूरा वीक ही इधर रहेगा क्या ओके, कल से सूर्यकांत सर नहीं है ना, कल वो जो जा रहे हैं उन। मैं सुना कल से नहीं है शायद वो। मेरा सुबह बोला पूरा वीक सुबह रहेगा, पता नहीं क्यों। ठीक है, शुरू करते हैं, देखो जरा। सो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट ये के टू सी आर 207 की एक दो चीजें बच गई है, वो फटाफट कंप्लीट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। के टू सी आर 207 के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस दैट कि इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देखी, और फिर उसके बाद जो है हमने बाकी सब चीजें देखी। इनमें से एक स्ट्रक्चर में दो तीन चीजें हैं, वो ध्यान रखना। स्ट्रक्चर में जो तुम्हारी ये वाली बॉन्ड रहेगी, मैंने बता दिया तुम लोगों को, स्ट्रक्चर में ब्रिज वाली बॉन्ड लंबी रहती है और टर्मिनल वाली का रहेगी छोटी। और ये जो एंगल रहता है 126 रहता है, इस एंगल को याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा सा बेंड होता है, तो बेंड होने की वजह से बीच ये जो ऑक्सीजन होता है इस पे दो लोन पेयर होंगे, तो दो लोन पेयर होने की वजह से बेंड हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 126। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया, इसको याद रख लेना। हाँ, अब बात करेंगे भैया इसके अंदर कि क्या है क्या नहीं। सी दिस, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सोडियम सॉल्ट इज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सोडियम वाला क्या होता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए हम पोटेशियम वाला बनाते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, है ना। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन करने के टाइम पे हम अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड यूज करते हैं, एक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब कोई भी केमिकल प्राइमरी स्टैंडर्ड कब होगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कब होगा, उसके बारे में बताता हूँ, ध्यान सुनो। अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाती है, उसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगी, चेंज, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। और अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड। और प्राइमरी स्टैंडर्ड ज्यादा यूजफुल होते हैं बिकॉज जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो हमें ऐसे कंपाउंड चाहिए होते हैं। अब मैं इसका रीजन भी बताता हूँ आप लोगों को, फिलहाल अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता। ये सब तो बता ही दिया था। ऑक्सीडाइजिंग, हो गया लिख के? ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद रखना। सेकेंडरी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कैसे होता है ध्यान समझो। फॉर एग्जांपल मैं लैब में वर्क कर रहा हूँ, अब मेरे को बोला कि कल मुझे जो है क्या बोल सकते हैं, एक, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं टीचर हूँ वहां पे और आप लोग जो है स्टूडेंट्स हो, आपको नेक्स्ट जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मुझे सभी बच्चों को 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन देना है, वो भी कितना, 20 ml का, समझ में आया, या 50 ml का। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने सारे सॉल्यूशंस क्या करूंगा मैं ऐसे, और हर किसी का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो किसी की 1 है, किसी की 2 मोलर है, किसी के से, क्योंकि सब बच्चों को एग्जाम में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन देते, सेम नहीं देते, नहीं तो सबका रिजल्ट सेम आएगा। सेम आएगा तो फिर सब लोग छाप लेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं लैब में वो सबको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। अब मुझे इतने सारे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा। सुबह सुबह अगर आपका 8 बजे का प्रैक्टिकल है, तो मैं सुबह 6:30 बजे आके तो बनाऊंगा नहीं। तो फिर देर क्या करना पसंद करेंगे हम लोग, क्या ट्राई करेंगे हम लोग, रात को बना के रख के चले जाएंगे, समझ में आएगा। तो रात को ही बना के, अब रात को मैंने बना के रख दिया NaOH का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन अलग अलग है ना। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे सुबह आपको प्रैक्टिकल में देता हूं, तो जो मैंने आपको 1 मोलर का सॉल्यूशन दिया वो 1 मोलर का नहीं बचेगा, इट विल बिकम 0.9 मोलर। समझ में आया? 0.99 या 0.98 या समथिंग, कुछ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जो कुछ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे जो है क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों हुई, क्योंकि ये क्या करता है, रात भर में NaOH क्या करेगा, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक एक नाम होती है, ध्यान समझना। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया क्या? मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। तो जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर रहेगा उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और पानी के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वाटर क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट की। और वाटर की वॉल्यूम बढ़ने से जो है आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने मोल पढ़ा होगा तो मोल में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मोलैरिटी का, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम वाटर की बढ़ गई तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, समझ में आएगा। तो इस तरीके से ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो क्या बोल सकते हैं, जिनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है टाइम के साथ, उन्हें हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। और वो ज्यादा, फिर उनको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन जब भी हम उनको परफॉर्म करेंगे, उनकी जो ये रहेगी टाइट्रेशन, उससे पहले हम इसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं। जैसे मतलब मान लो मैंने 2 रात पहले बनाया और आज मुझे आपको देना है वो सोल्यूशन, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं फिर से थोड़ी बार बार बनाते बैठूंगा उसको। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैंने बनाया 1 मोलर का था, बट मैं आपको जब दूंगा तो देने के बाद मान लो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.8 हो गई। क्लियर हो गया। फिर तुम लोग पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेना। परफॉर्म करने के बाद लास्ट में स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। क्या करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन से आपको पता चलेगा NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, और उसके हिसाब से आप सारे कैलकुलेशन करोगे। समझ में आया। तो मान लो आपकी NaOH की ये कॉन्सेंट्रेशन आई 0.8, तो आपके सारे कैलकुलेशन फिर 0.8 के हिसाब से ही होंगे आगे के रिएक्शन के। क्लियर। तो इसे बोलते हैं। तो फिर अब स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करके। प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ NaOH को फिर से एक बार टाइट्रेट करते हैं, और प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज नहीं होती, तो वो आपको एक्जैक्टली बता देगा कि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। क्लियर हो गया। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की चेंज होती, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की चेंज होती, बट ये सब चीजें आपको आगे जब लैब में जाओगे तब आपको अपने आप समझ में आएंगी। अभी ज्यादा दिमाग में लगाना मत, अभी खाली फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का डिफरेंस क्या होता है। समझ में आया। तो K2Cr2O7 इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड KMnO4 इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। KMnO4 जो होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, इसको लिख लेना, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा तो बता ही दूंगा आपको। NaOH एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। NaOH इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। NaOH जो होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का एग्जांपल होता है। ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड। देख लेता हूँ, ऑक्सैलिक एसिड मुझे भी याद नहीं। मोस्टली ऑक्सैलिक एसिड वाज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड ओनली। ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड, यस। हो गया। बढ़े आगे। यस। अभी तो K2Cr2O7 के बारे में कुछ कुछ चीजें थी जो जो इंपॉर्टेंट सब बता दिए तुम लोगों को, है ना। और प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे एक्ट करता है। अब बात करेंगे भैया इसके, क्या बोल रहे हो, प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ तुम लोगों को, प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, ताकि तुम लोग को याद रहेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सब का यूज नहीं होगा, बट इन केस अगर तुम आगे कभी जाओगे तो तुम लोग को याद रहेगा और एक आइडिया भी रहेगा प्राइमरी का था सेकेंडरी का था। तो K2Cr2O7 के बारे में सब कुछ जो जो बताना था सब बता दिया तुम लोग को। ये याद रखना, ठीक है। वेरी गुड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या क्या ऑक्सीडाइज करता है मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर्स बता दिए। नेक्स्ट आएगा KMnO4। KMnO4 की बात करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। इसकी बात देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल सी कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ, वो याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। सीरीज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब आपको क्या चीज याद रखनी है, पोटेशियम परमैंगनेट और मैंगनेट आयन के बारे में याद रखना है। इसको मैंगनेट बोलते हैं, इसको परमैंगनेट बोलते हैं। इसको याद रखना। अगर MnO4 2 माइनस है क्या बोलेंगे, मैंगनेट। अब कैसे याद रखेंगे, मैंगनेट क्या परमैंगनेट क्या, सल्फेट याद रखो, क्या याद रखोगे, सल्फेट। सल्फेट पे क्या होता है, 2 माइनस होता है क्या। वैसे मैंगनेट पे भी क्या होगा, 2 माइनस। MnO4 2 माइनस क्या होगा, क्रोमेट CrO4 2 माइनस, तो 2 माइनस वाले 8 वाले हो जाते हैं। तो मैंगनेट, क्रोमेट, सल्फेट सब। तो ये होता है पोटेशियम मैंगनेट, या सिर्फ मैंगनेट आयन। मैंगनेट आयन हिरवे रंग का होगा। कौन से रंग का होगा, फिर भी डार्क ग्रीन कलर का होता है। क्लियर होगा क्या। मैंने, आप बोलो सर डार्क ग्रीन से क्यों नहीं लिखा, आपको दिखाई नहीं देता बोर्ड पे इसलिए डार्क ग्रीन से नहीं लिखा, इस लाइट ग्रीन से लिखा है। क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे, ये होता है पर मैंगनेट। पर मैंगनेट में -1 का चार्ज होता है। क्लियर हो गया क्या। तो पर मैंगनेट में -1 का चार्ज होगा, और इसमें क्या होता है, -2 का चार्ज होता है। दोनों में खाली इतना ही डिफरेंस होता है। क्लियर। अब ये ग्रीन कलर का होता है, ये पर्पल, डार्क पर्पल कलर का होता है। डार्क पर्पल मतलब एकदम ऑलमोस्ट ब्लैकिश कलर का ही होता है। क्लियर। यस। इसको एसिड डालने पे, जब इसको एसिडिक मीडियम में ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा, ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा। जब आप क्या बोल सकते हैं, इसमें एसिड डालोगे तो ये बन जाएगा, बेस डालोगे तो ये बन जाएगा। इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आएगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो जरा, +6 आ रहा है इसके ऊपर, को ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। +6 में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, डी के 4 निकल गए, तो बचा डी में एक। डी में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कलर का रीजन क्या आएगा, DD ट्रांजिशन। समझ में आया क्या। बट अगर मैं परमैंगनेट की बात करता हूँ, डी मध्ये 0 इलेक्ट्रॉन आहे आणि तरी पण हा कलरफुल आहे, म्हणून याचा रिझन काय येणार, LMCT। कळलं सगळ्यांना। यस। इसका कलर का रीजन क्या होगा, LMCT। समझ में आया। बहुत बढ़िया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है जो मैंने बताई, मैंगनेट और
पर मैंगनेट। क्लियर हो गया? मैंगनेट क्या होगा? डार्क ग्रीन। पर मैंगनेट कैसा होगा? पर्पल। ये बेसिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम, ये डीडी ट्रांजिशन, वो एलएमसीटी। क्लियर? सारी इंफॉर्मेशन एकदम अच्छे से लिख के दी, आप लोग इसको बाद में कॉपी कर लेना। बढ़े आगे? यस। अच्छा, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। प्रिपरेशन क्या होता है? पहली बात, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप बोलेंगे सर क्यों होता है? बिकॉज अपने टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट पे KMnO4 जो होता है ना, MnO4 जो होता है, MnO4 पे कितना चार्ज है? +7। +7 इसका टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट है। टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सवाल आता है सर K2Cr2O7 और KMnO4 जो है, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है? तो जिसका चार्ज ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा कि भैया आपके सामने है Cr2O7 2-, ठीक है, और आपके सामने है ये MnO4-, और आपके सामने है V2O5। अब देखेंगे तो भैया यहाँ पे ये कितने में? +7 में, ये कितने? +6 में, ये किसमें? +5 में। वैनेडियम के लिए टॉप कितना होता है? +5। क्रोमियम के लिए +6। ये अब सबके सब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑल ऑफ देम आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सवाल आता है सर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग जिसपे ज्यादा प्लस का चार्ज होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। समझ में आएगा? तो इसको नोट डाउन कर लो, ये मैंने नोट्स में दिया नहीं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। वैनेडियम पेंटॉक्साइड की जगह पे वैनेडियम को कोई दूसरा आयन भी लिखा होगा तभी भी समझ जाना, ठीक है? कभी कभी ऐसा लिखा होता है तुम्हारा V2O4, ऐसा कुछ तो लिखा होता है, VO4- ऐसा, ऐसा लिखा होगा, ठीक है? तो ऐसे भी हो सकता है, VO3- होता है ना, थिंक सो। VO3-, ऐसा, VO3-। हाँ वो भी चल जाएगा, VO4-, कोई भी ऐसे आयन चल जाएगा जिसमें वैनेडियम पे कितना होगा? प्लस। अभी इस पे कितना चार्ज आ रहा है? +5 आ रहा है। हाँ, तो कोई भी वैनेडियम का +5 वाला आयन लिखा होगा, आप समझ जाना। क्यों? +6 तो आ नहीं सकता वैनेडियम पे, तो +5 वाला कोई भी आयन लिखा होगा तो समझ जाना। क्लियर? तो ये याद रखना भैया, Mn वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फिर क्रोमियम, फिर ये। क्लियर? बढ़े आगे? यस, तो इसको याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट चीज आएगी प्रिपरेशन मेथड के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स आप लोगों को ऑलरेडी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है। रेजोनेंस में एक Mn पे 4 ऑक्सीजन, 4 में से 2 पे माइनस, 2 पे डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का आएगा। तो पॉइंट दिख नहीं रहा है, बट 0.5, 15 मत कर देना पागल बच्चे, बोलेंगे 15 बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है? वो एग्जामिनर मारेगा तुम लोग, बोले दारू पी के बच्चा है, कुछ भी लिखता है। यहाँ पे एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बाकी की 3 डबल बॉन्ड रहेंगी, और 1.5 का 1.75 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा। क्लियर हो गया? तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सी रहेगी? ये वाली बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगी। ज्यादा लॉन्गर बॉन्ड कौन सी रहेगी? इसकी लॉन्गर बॉन्ड रहेगी। समझ आया है? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे पाई बॉन्ड कौन सी बनती है। तो पी पाई डी पाई, कौन सी बॉन्ड बनेगी? पी पाई डी पाई। ऑक्सीजन के पास हमेशा पी पाई होता है। और मैंगनीज के बारे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंगनीज डी ब्लॉक का मेटल है, सीधा डी डी वाले ऑर्बिटल होंगे। तो आंसर का लिख देना डी, पी पाई डी पाई। समझ में आएगा कौन सी पाई बॉन्ड होती है? पी पाई डी पाई। प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन के जो है 3 मेथड्स है। एक नॉर्मल मेथड है सबसे पहला। नॉर्मल मेथड में देखेंगे भैया क्या है। जैसे तुम लोगों को वो सिखाया था K2Cr2O7, वही दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है। K2Cr2O7 में मैंने आपको क्या बताया था? आपको याद होगा, पहले ओर लिया था। क्या लिया था? ओर। याद है? इम्प्योर फॉर्म लिया था। बहुत बढ़िया। ओर लिया था, उसके ओर का नाम क्या था? क्रोमाइट। यहाँ के ओर का नाम होता है पायरोलुसाइड। हमें एनसीईआरटी में देते नहीं, बट आप लोग याद रखना। आई डोंट नो दिया नहीं दिया, बट पायरोलुसाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पायरोलुसाइड। और का नाम होता है पायरोलुसाइड। ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? मैंगनेट। क्या बनाओगे? और मैंगनेट को जब एसिड में डालोगे तो क्या बन जाएगा? पर मैंगनेट। सेम प्रोसेस जैसे वहां पे क्या बनाया था पहले तुमने? क्रोमेट। और फिर क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाल के क्या बनाया था? डाइक्रोमेट। सिमिलरली यहाँ पे और लेना है। और का नाम क्या है? पायरोलुसाइड। क्या नाम है ना? MnO2 बोलते हैं, MnO2 या MnO2 बोल सकते हैं इसको। MnO2 जो होता है ब्लैक कलर का पाउडर होता है MnO2 का, ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, MnO2 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लैक कलर का पाउडर होता है, पायरोलुसाइड इसको बोलते हैं। पायरोलुसाइड ओर को बेसिक मीडियम में डालो। कौन से मीडियम में डालोगे? बेसिक। बिकॉज मैंने आपको बताया कि पोटेशियम मैंगनेट कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करेगा? बेसिक में। अब बिकॉज मैंगनेट का पोटेशियम बनाना है तो KOH ले लेंगे हम लोग। बेस है तो KOH ले लिया। बेसिक भी। अब इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे मैंगनीज पे कितना चार्ज है? +4 का, और यहाँ पे +6 का, तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम एयर ऑक्सीडेशन का यूज करेंगे। तो बेस्ट मेथड इज एयर ऑक्सीडेशन। ठीक है, O2 का यूज करेंगे। और यहाँ पे बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या मिलेगा? पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट पे कोई भी एसिड डाल दो, क्या बन जाएगा? पोटेशियम और मैंगनेट। समझ में आया? और थोड़ी मात्रा के अंदर आपको वापस स्टार्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा MnO2। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब ये जो रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, सेकंड जो पार्ट होगा। बिकॉज देखो यहाँ Mn पे कितना है? +6 है।
तो +6 का चार्ज है यहाँ पे, तो इधर +6 है और यहाँ पे कितना है, +7 है, और यहाँ पे कितना है, +4 है। तो अगर आप देखोगे तो एक जगह पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, एक जगह पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही का रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गई क्या? समझ में आया? तो सेकंड स्टेप कौन सा होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का। क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपको अगर पहले वाला याद है K2Cr27, तो इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लेने का, मैंगनेट में कन्वर्ट करो, एसिड डालो, पर मैंगनेट बन जाएगा। और लेने का क्रोमाइट का, उसके अंदर जो है क्या बोल सकते हो, उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, और को हमने क्या देखा था, क्रोमाइट और को किसमें कन्वर्ट किया था, क्रोमेट में। और क्रोमेट में एसिड डाला तो क्या बन गया था, डाइक्रोमेट। तो सब सेम ही है, दोनों आपको सेम ही मेथड है याद रखने के लिए। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो ये पहला मेथड हो गया, ठीक है। अब पहले मेथड के बाद जो है सेकंड मेथड की बात करेंगे। सेकंड को हम कमर्शियल मेथड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कमर्शियल मेथड। सेम मेथड है, बस खाली लास्ट का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। सब कुछ सेम है, बस लास्ट का प्रोसेस अलग है। ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या किया, MnO2 लिया, पायरोलोसाइड, बेसिक मीडियम में डाला, और ऑक्सीडेशन कराया O2 से। अब ऑक्सीडेशन के लिए कभी कभी KNO3 लेते हैं कमर्शियल मेथड, बिकॉज KNO3 से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो KNO3 ले लिया, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे +5 का चार्ज है, नाइट्रोजन अपने टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट पे, इसलिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एक्ट करता है। तो देखो जरा, सेम सब कुछ सेम है। क्लियर होगा? क्या मिल गया, मैंगनेट। अब मैंगनेट को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, पर मैंगनेट में। तो हमने कैसे कन्वर्ट किया था, यहाँ पे एसिड डाल के। अब अगर एसिड डाल के करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, एसिड प्रॉपर होता नहीं है, रिएक्शन प्रॉपर हो नहीं पाती। तो हम लोग एक नया मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं पानी में, और इलेक्ट्रोड्स का यूज करने से अच्छा ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन ज्यादा होने की वजह से अच्छे से KMnO4 बनता है। तो खाली कमर्शियल मेथड और नॉर्मल मेथड में इतना ही फर्क है कि भैया लास्ट में यहाँ पे एसिड डालते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। बिकॉज KMnO4 यहाँ पे कितने, ये MnO4 कितने में, +6 में। हमें किस में लेके जाना है, +7 में। तो +6 से +7 में लेके जाना है। साइली नींद आ रही बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, +6 से +7 में लेके जाने के लिए क्या करना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए दो तरीका है, या तो एसिड डाल दो, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। समझ में आया सब लोग को? बहुत बढ़िया। तो ये कमर्शियल मेथड भी हो गया। अब एक लास्ट मेथड देख लेते हैं। तीन मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड होगा आई थिंक सो, या लेबोरेटरी मेथड, वॉट एवर। लैब मेथड है, लैब मेथड को देखेंगे भैया। कमर्शियल मेथड, लैब मेथड थोड़ा अलग है। लैब मेथड का पहले वाले दोनों मेथड से कोई रिलेशन नहीं है, तो ध्यान से सुनना लैब मेथड क्या होता है। और यहाँ पे मैं आपको पर सल्फेट के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। manganese ला आपण पर ऑक्सो डायसल्फेट, याला आपण पर सल्फेट पण म्हणतो, किंवा पर ऑक्सो डायसल्फेट म्हणतो, H2O8 सोबत रिएक्ट करो तो, बरोबर? आता ये पर सल्फेट होता क्या है, पर सल्फेट के बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ, पर सल्फेट बनाते कैसे हैं। ध्यान से देखो, आप लोग भी पर सल्फेट ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सिंपल है पर सल्फेट ड्रॉ करना। पर नाम आने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, पर जो होता है ये पर ऑक्साइड बॉन्ड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, पर ऑक्साइड। अगर आप कहीं पे भी पर पढ़ते हो तो पर का मतलब होता है वहां पे पर ऑक्साइड बॉन्ड के बारे में जो है बता रहा है। क्लियर हो गया? सल्फेट के साथ या कोई भी एसिड के साथ पर फॉस्फोरिक एसिड, पर सल्फेट, ऐसा। तो पर यानी पर ऑक्साइड बॉन्ड बता रहा है, तो सिंपल है, आप एक पर ऑक्सी बॉन्ड बना लो। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब पर ऑक्सो डाई सल्फेट, एक्चुअल नेम क्या होता है, पर ऑक्सो डाई सल्फेट, ये इसका एक्चुअल नेम होता है। इसको हम लोग पर सल्फेट बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? पर सल्फेट। बट एक्चुअल नेम क्या होता है, पर ऑक्सो डाई सल्फेट। पूरे नाम से समझ में आता है। दो सल्फेट बनाने, दो सल्फेट, सल्फेट में क्या होता है, SO4 होता है क्या? ये देखो जरा, एक SO4 बन गया। अब इधर भी बना दो। क्लियर हो गया? तो दो सल्फेट बना लो, बेसिकली इतना कर लो, क्या करा लो, दो। देखो जरा, मैं दो सल्फेट बना लिया क्या? अब दो सल्फेट को जोड़ दूं क्या मैं? क्लियर हो गया? क्या बन गया, पर ऑक्सो डाई सल्फेट। क्लियर हो गया क्या? ये पर ऑक्सी बॉन्ड भी हो गई। अब सल्फेट पे कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है, तो इस पे एक माइनस दे दो, इस पे एक माइनस दे दो, बाकी बच्चा पड़ रही डबल बॉन्ड, जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिख रही है ऑक्सीजन पे, बन गया। इसे बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फेट। समझ में आया सब लोग को पर ऑक्सो डाई सल्फेट कैसे बनाते हैं? बहुत बढ़िया। इसमें एक पर बॉन्ड होती है और ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सब लोग बना लोगे पर ऑक्सो डाई सल्फेट। दो सल्फेट बनाना, दोनों को जोड़ देना, और दो पे माइनस दे देना, किसी दो ऑक्सीजन पे, लास्ट वाले दो पे माइनस दे देना, बाकी लोगों पे डबल बॉन्ड लगा देना। बोले सर इस पे क्यों नहीं लगा, इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी दो बॉन्ड है, तो जिस ऑक्सीजन पे दो बॉन्ड है उस पर हम डबल बॉन्ड नहीं लगाते। क्लियर? और इस पे क्यों नहीं लगा, बिकॉज पे माइनस है, जब माइनस है तो डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, ध्यान समझो। जब Mn+2 जो होता है, वो जब पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, इसकी पर ऑक्सी बॉन्ड टूट जाती है। पर ऑक्सी बॉन्ड क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो टूटने के बाद जो है यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पर ऑक्सो डाइसल्फेट क्या देगा, दो सल्फेट देगा क्या? यस। तो यहाँ पे कितने लिए हमने, पांच, पांच से कितने मिले, 10 सल्फेट मिल गए। और जो है क्या बोलते हैं, ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट जो है बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर होगा? तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, Mn+2 को। Mn+2 को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट करता है, KMnO4 में, दैट इज एम पर मैंगनेट में। क्लियर हो गया क्या? तो ये दो रिएक्शन आपको, पहली वाली तो दोनों सेम ही थी, तो पहली वाली तो याद ही रहेगी। सेकंड वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
ये क्या होता है, क्लियर हो गया? तो याद रखना, पर ऑक्सो डाइसल्फेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड व्हाट इट डज, इट ऑक्सीडाइजेस द, क्या बोल सकते हैं, स्पीशीज, एंड तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर खुद किस में कन्वर्ट होगा, सल्फेट में, खुद किस में कन्वर्ट होगा, सल्फेट में। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। याद रहेंगे तीनों मेथड्स KMnO4 के। अब बात करेंगे, देखो जरा, KMnO4 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 के बारे में याद रखना, बैन 153, क्या बोला मैंने, बैन 153। आई डोंट नो आप लोगों को रेडॉक्स में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा, किसे पढ़ाया था मुझे रेडॉक्स? KMnO4 का बताया था, बेसिक में एक का चेंज आता है, एसिडिक में 5 का, न्यूट्रल में 3 का, समझ में आएगा? तो बैन 153 से याद रखना, कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं, आशिक बनाया ऐसा कुछ, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, आशिक बनाया ऐसा कुछ, तो पता नहीं क्या बोलते हैं, बट मेरे को याद रहता है बैन 153, क्या बोलेगा, बैन 153, बैन 153 याद रखो, इससे याद रह जाएगा। ठीक है। अब देखो जरा, बेसिक मीडियम में जो चेंज आएगा वो एन फैक्टर कितने का होगा, 1 का होगा, मतलब 1 का चेंज आएगा। तो देखो जरा, कभी भी KMnO4, अगर आप KMnO4 को बेसिक मीडियम में डालोगे, वो किस में कन्वर्ट होगा, MnO4 2- में, मतलब मैंगनेट बनेगा, क्या बनेगा? ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में कोई देगा नहीं, आपको खाली बोल देंगे कि KMnO4 को बेसिक मीडियम में डाला है, तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि उसका किस में कन्वर्जन होगा, मैंगनेट में। किस में कन्वर्ट होगा? बिकॉज एक ही का चेंज आना चाहिए, आपको बताया बेसिक मीडियम में कितने का चेंज आता है, 1 का। ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का चेंज आएगा, तो +6 से +7 से कहां जाएगा, +6, और +6 में MN पे कितना क्या होता है, मैंगनेट बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एसिडिक की बात करेंगे, एसिडिक मीडियम में कितने का चेंज है, देखो जरा, प्लस, ये क्या बोलते हैं, 5 का चेंज है, तो 5 का चेंज है, तो +7 से कहां जाएगा, +2 जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज मैक्सिमम रिएक्शंस KMnO4 की कहां पे होंगी, एसिडिक मीडियम में होती है। समझ में आएगा, KMnO4 की मैक्सिमम रिएक्शंस कहां पे होती है, एसिड। तो आपको एसिडिक याद रखना है, +7 कुठे जाणार, +2 मध्ये, बरोबर। रेडॉक्स में आपने किए होंगे सॉलिड्स के रिएक्शंस। आता लास्टली न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम मध्ये +7 मध्ये जाणार, मग +4 में यूजुअली MnO2 लिखा होता है, क्या लिखा होता है, MnO2। यहाँ पे मैंने Mn+4 लिखा है, बट यूजुअली क्या लिखा होगा, MnO2। अब MnO2 क्यों लिखा होता है, बिकॉज MnO2 पे भी Mn पे कितने का चार्ज होगा, +4 का चार्ज होगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? तो याद रहेगा सब लोगों को, क्या बोलना है, बैन 153, क्या बोला, बैन 153। अब देखो जरा क्या बात है, यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। मैक्सिमम रिएक्शन के MnO4 कौन से मीडियम में करेगा, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम रिएक्शंस होने वाली, तो ध्यान से देखना एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होती है। आता सगले सेम, ऑलमोस्ट रिएक्शन सेम है जो मैंने आपको K2CR2O7 में समझाई थी। 2-3 रिएक्शन एडिशनल है, 3-4 रिएक्शन एडिशनल है, वो 3-4 आपको एक्स्ट्रा याद करनी है। तो आपको K2CR2O7 याद रखने की जरूरत नहीं, आप खाली इसको याद रख लो, इससे आपको वो भी याद हो जाएंगे, बिकॉज उसके भी 4 सेम ही है। आयरन +2 में फेरस का क्या हो जाएगा, फेरिक। स्टैनस का क्या होगा, स्टैनिस। स्टैनस का क्या होगा, स्टैनिक। सल्फाइड का क्या था, सल्फर। आयोडाइड का क्या था, आयोडीन। इधर तक तो सबको याद है क्या, यस। अब कुछ नए हैं वो याद रखो, नाइट्राइट का नाइट्रेट, नाइट्राइट का नाइट्रेट, नाइट्रोजन का छोटा वाला एक ऑक्सीजन कम था, एक ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया। सिमिलरली सल्फाइड का सल्फेट, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, थायोसल्फेट का हो जाता है सल्फेट। समझ में आया? थायोसल्फेट क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। थायोसल्फेट बच्चों को समझ में नहीं आता होता क्या है थायोसल्फेट, बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। मैंने आई थिंक सो आपको कोऑर्डिनेशन में बताया था, थायोसल्फेट बताया था क्या तुमको, थायोसल्फेट नहीं बताया, तो ध्यान से सुनो। थायो शब्द लगता कब है, थायो शब्द तब लगेगा जब आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड सल्फर लगा देते हो। क्या बोला, कोई भी कंपाउंड में से, कोई कंपाउंड में से हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड सल्फर, तो वहां पे क्या बन जाएगा, उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, सल्फ, थायो लगेगा। क्या नाम लगेगा, थायो। फिर से सुनो, कोई भी कंपाउंड में अगर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा दूं और डबल बॉन्ड सल्फर लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, उसके नाम के आगे थायो लग जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं सल्फेट बनाता हूं, जैसे नाम क्या था, थायो सल्फेट नाम है क्या, तो थायो सल्फेट में थायो को हटा दो, पहले सिर्फ सल्फेट बनाओ, क्या बनाओगे, सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला क्या बता बताओ, SO4 2-। तो यहाँ पे देखो जरा, एक सल्फर पे कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे, 4। 4 में से क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम 2 पे माइनस दे देते हैं क्या, और 2 पे डबल बॉन्ड दे, दिस योर सल्फेट। यस। अब ध्यान से सुनो, सल्फेट में से मेरे को क्या करना है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटाना है और उसके जगह पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड सल्फर। तो मैं यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटाता हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड का लगाता हूँ सल्फर। ये अब इसके नाम के आगे क्या पड़ जाएगा, थायो। तो पहले ये सल्फेट था, नाम के आगे क्या पड़ गया, थायो, तो नाम क्या पड़ गया, थायोसल्फेट। अब थायोसल्फेट का फॉर्मूला देखो क्या हो गया, कितने सल्फर हो गए बताओ जरा, 2। तो H2 हो गया क्या, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, तो H2O3 और 2-। तो आंसर क्या आया, H2O3 2-। समझ में आया थायोसल्फेट क्या होता है? तो थायो शब्द कब लगेगा, जब हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा के एक क्या लगा देंगे, सल्फर डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, नाम के आगे थायो पड़ जाएगा, तो थायोसल्फेट बन गया। समझ में आया सबको थायोसल्फेट कैसे बना, H2O3 क्यों पड़ा नाम।
बहुत बढ़िया। ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को कैसे नाम पढ़ते हैं, नहीं तो लोग सोचते हैं इनऑर्गेनिक में ऐसे नाम दे देते हैं। और इसी थायोसल्फेट को हम हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हाइपो सॉल्यूशन। तो कभी कभी बुक्स में हाइपो सॉल्यूशन लिखा होता है, तो इसको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। तो थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फर में। किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फेट में। सल्फेट में कन्वर्ट होगा। और ये वाला तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा रेडॉक्स में, जो ऑक्जेलिक ये होता है, ऑक्जेलेट होता है, वो किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑक्जेलेट इज कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे मेन मेन रिएक्शंस थी। इस तरीके से एक बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी, बाकी सारे बच्चों को भी याद हो जाती है, तुम लोग को भी याद हो जाएगी, ठीक है? आप लोग एक ही बार में एक ही याद में रखना। फेरस का फेरिक, स्टैनस का स्टैनिक, सल्फाइड का सल्फर, आयोडाइड का आयोडीन, नाइट्राइट का नाइट्रेट, सल्फाइट का सल्फेट, एक एक ऑक्सीजन बढ़ा देना, नाइट्राइट से नाइट्रेट एक ऑक्सीजन बढ़ गया, सल्फाइट से एक ऑक्सीजन बढ़ गया। थायोसल्फेट में भी देखोगे तो एक सल्फर हटा के एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया। और ऑक्सैलिक एसिड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इतना याद रखना बस खाली। तो ये सारी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद रहेंगे सब लोगों को। अब जब हमने देखा था K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 में हमने देखा था K2Cr2O7 किस में रिएक्ट करता है बताओ जरा? कौन सी? एसिडिक मीडियम। बट बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता नहीं है, न्यूट्रल में भी रिएक्ट करता नहीं है, खाली एक ही मीडियम में रिएक्ट करा था, कहां पे? एसिडिक। बट KMnO4 की एक प्रॉपर्टी होती है, KMnO4 रिएक्ट्स इन अ फेंटली अल्कलाइन मीडियम, को हम फैम मीडियम बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको हम फैम बोलते हैं। इसको स्टार मार्क करके आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके दिया है। इसको बोलते हैं फेंटली अल्कलाइन मीडियम। फेंटली अल्कलाइन मीडियम का मतलब न्यूट्रल होता है। क्या होता है? नाम में अल्कलाइन आएगा बट मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। फिर से सुनो मैं क्या बताऊं। नाम में क्या आएगा? अल्कलाइन, बट मतलब क्या होगा? न्यूट्रल। फेंटली अल्कलाइन मीडियम में ध्यान से सुनना, क्लियर हो गया क्या मैंने बोला? फैम, फेंटली अल्कलाइन मीडियम, या फिर स्लाइटली अल्कलाइन लिखा होता है बुक्स के अंदर, समझ में आएगा? तो ये याद रखना, फेंटली अल्कलाइन का मतलब न्यूट्रल ही होता है। बड़े आगे। यस। हेयर केयर, ध्यान दो बेटा। यस। सो जो है, 2 मिनट लूंगा बेटा, ध्यान से को। तो वो आराम से मस्त बाल खोल रही है, सीधे कर रही है, ये कर रही है। हाँ। अब देखो जरा, KMnO4 है। KMnO4 की रिएक्शन आयोडाइड के साथ कराएंगे। दो ही रिएक्शन है फैम की, ध्यान से सुनना एकदम। आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो आयोडाइड किस में कन्वर्ट होता था? आयोडीन में, अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने बताया था आयोडाइड किस में कन्वर्ट होता है। बट वो कौन से मीडियम में होता है? एसिडिक में। बट अगर आपकी फैम मीडियम है, कौन सी मीडियम है? फैम, फेंटली अल्कलाइन मीडियम है, तो आयोडेट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? आयोड। आप लोग इडियट याद रखो, क्या याद रखोगे? इडियट। तो याद रखना भैया, फैम में इडियट, फैमिली में इडियट, ऐसे याद रखना, फैमिली में इडियट ऐसे याद रखो। आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा? इडियट में या आयोडेट में। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे KMnO4 का क्या होगा। तो KMnO4 मैंने आपको बताया न्यूट्रल मीडियम है, फैम मीडियम का होगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में बताओ जरा क्या चार्ज का चेंज था? बैन 153, तो न्यूट्रल में 3 का चेंज था क्या? तो +7 से +4 में जाएगा क्या? तो देखो जरा, +4 में आ गया, तो MnO2 बनेगा क्या? तो याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KMnO4 जो है ना, नॉर्मली +2 में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में। देखो अभी हमने जहां पे एसिडिक रिएक्शंस लिखी, सारे एसिडिक रिएक्शन में Mn किस में कन्वर्ट हुआ था? +2 में। बट जब फेंटली अल्कलाइन मीडियम में कराऊंगा तो Mn किस में कन्वर्ट होगा? +4 में, MnO2। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको +6 में लिख के आते हैं, बिकॉज बच्चों को लगता है फेंटली अल्कलाइन मीडियम है, तो अल्कलाइन मीडियम में बच्चे सोचते हैं +6 में कन्वर्ट होगा। बट फेंटली अल्कलाइन का मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूँ न्यूट्रल होता है, तो ये यहाँ पे +4 में कन्वर्ट होगा। क्लियर होगा? याद रहेगा सब लोग को। अब आयोडाइड के अलावा एक और है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट का आंसर सल्फेट मिलता है, सेम है। समझ में आएगा? तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी थायोसल्फेट का सल्फेट मिला था, यहाँ पे भी थायोसल्फेट का क्या मिलेगा? सल्फेट। फर्क किसका पड़ेगा? Mn का। यहाँ पे Mn +7 में, तो यहाँ पे किसमें चला जाएगा? +4 में। वहां पे किसमें गया था? +2 में। इतना सा याद रखना, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? और हर एक रिएक्शन में फेंट अल्कलाइन में आपको लास्ट में क्या मिलेगा? वो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, इसलिए इसको हम अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। समझ में आएगा? बट ये हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। और लास्टली एक और रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये भी फेंटली अल्कलाइन मीडियम होती है। MnO4, KMnO4 किससे रिएक्ट करता है? Mn+2 से। किससे रिएक्ट करेगा? Mn+2 से। और +2 से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है कॉम प्रपोर्शनेशन होगी। क्या होगी? डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा। आपको पढ़ा है डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा, कॉम प्रपोर्शनेशन। यहाँ पे देखो जरा, Mn दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? एक ही सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हैं। सही है क्या? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बट ये आपको पूछेंगे नहीं कॉम है कि नहीं, खाली इतना याद रखना। मैंगनेट रिएक्ट विद +2, मैंगनेट रिएक्ट विद +2। और यहाँ पर मैंगनेट, सॉरी, पर मैंगनेट जो है +2 से रिएक्ट करता है, और क्या देता है? पायरोलुसाइड। क्या देगा? पायरोलुसाइड। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। और ये रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जिंक लगता है। क्या लगेगा? तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। ये 3 रिएक्शंस थे जो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत। तो प्लीज इन सारे रिएक्शंस को आप मिस मत करना। डी ब्लॉक में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको पूछेगा ये ऑक्सीडाइजिंग वाले क्वेश्चन बस खाली। इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से लिख के देता हूं बच्चों को। मुझे पता है यही क्वेश्चन पूछते हैं, और बच्चे लोग इसी में गड़बड़ करके आते हैं, उनको याद नहीं आता कि आंसर क्या आएगा। मैं आपको पीवाई क्यूज दिखाऊंगा, आप देखोगे इतने सारे पीवाई क्यूज है, सारे पीवाई क्यूज मैक्सिमम इन्हीं के ऊपर है।
और ये तो फेवरेट है, आयोडाइड और आयोडेट का सल्फेट और थायोसल्फेट वाला, ये तो बहुत फेवरेट है, तो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं लोग। जेई वालों का तो बहुत फेवरेट है, नीट में भी आपको बहुत बार दिखा दूंगा। तो याद रहेंगे सबको रिएक्शंस। तो KMnO4 के रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। KMnO4 के कुछ प्रॉपर्टीज है बचे हुए, वो हम कल के क्लास में देखेंगे कि KMnO4 के क्या प्रॉपर्टीज है। और हम जो है कल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट कर देंगे, जो पहले का स्टार्टिंग वाला पार्ट है जो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेरे हिसाब से हमको लगता है कि 2 लेक्चर लगेंगे, 2 लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे कंप्लीट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम एप ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। एप ब्लॉक में 1 लेक्चर लगेगा। पेन किसका है? पेन किसी का नहीं था ये? नहीं, इधर ही है। अरे सुनो, नोट्स का सिंपल बताता हूँ, जाओ उसके पास, रूनी के पास, उसको सीधा मिलेगा पूरा डी ब्लॉक का PDF भेज दो, पूरा का पूरा। एक 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 एवरीडे एवरीडे नहीं लेने का कि आज ये दो कल वो दो। वो डी ब्लॉक का पूरा जो फोल्डर है ना ये का, वो पूरा फोल्डर ही एज इट इज ले लो। समझ में आया? सारे के सारे एक साथ ले लो। इसमें मैंने सीक्वेंस वाइज लिख के दिया, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और एनसीईआरटी का PDF भी इसमें ऐड किया हुआ है। क्लियर? तो आप लोगों को सारे विद क्या बोलते हैं सीक्वेंस आपको लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप लोग ले लेना। कोई तो कौन है B5 के नोट्स इसमें क्यों सेव किए मेरे इसमें? पता नहीं क्यों। कौन है ये? मैंने ही लिखेगा। हम्म, नहीं यार, मैं ऐसा इतना अपराधी तो नहीं हूं मैं। ये सुजीत भाई है, सुजीत भाई मेरे इसमें सेव कर देता है। छोड़ो, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा इसको। ठीक है। सो KMnO4 भी हो चुका, तो मेजर पार्ट ऑफ योर डीप एंड एप ब्लॉक इज कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है? आपको PYQs बनाने हैं। कौन से वाले? कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एक PYQ में के अंदर एक सेक्शन है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको बनाना। पहले वाले, ऊपर वाले मत बनाना, ऊपर वाले पूरे कंप्लीट नहीं कराए फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले। तो आप लोग कौन से वाले बनाओगे? कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। उसमें K2Cr2O7 और KMnO4 के बहुत सारे PYQs है, वो सब सॉल्व करना शुरू करो, आपको समझ में आएगा। उसके अंदर एक टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ, सुनो जरा। एक रिएक्शन है जो मुझे आपको पढ़ानी है, जो सॉल्ट में आएगी, बट मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा कल। सल्फेट के साथ रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, SO2 के साथ रिएक्शन होती है रिड्यूसिंग की। तो रिड्यूसिंग रिएक्शन होती है SO2 के साथ। SO2 के साथ KMnO4 जो है वो कलर चेंज करता है। जब Mn+7 में होगा ये, इसका कलर चेंज पर्पल से लेके जो है क्या बोल सकते हैं कलरलेस या पिंक हो जाएगा। और साथ में जो है K2Cr2O7 जो है ये ऑरेंज कलर का होता है, ये SO2 से रिएक्ट करके ग्रीन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो रिएक्शंस है, ये दो रिएक्शंस मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, ये कल बताऊंगा। और कुछ रिएक्शन सॉल्ट के आएंगे, आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो कुछ सॉल्ट की रिएक्शंस होंगी जो आपको सॉल्ट में ही समझ में आएंगी। तो जब आप कंपाउंड्स ऑफ ये करोगे ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड्स, उसमें कुछ रिएक्शन सॉल्ट के होंगे। तो वो रिएक्शन आप मार्क कर लेना जो आपको नहीं समझ में आएगी। जैसे अमाइल अल्कोहल की CrO5 वाली रिएक्शन होगी, ये आपको नहीं समझ में आएगी, इसका ब्लू कलर आता है। ये वाली रिएक्शंस आपको नहीं आएंगी, ये सब आगे ही समझ में आएंगी। तो कुछ कुछ रिएक्शंस क्या है, लोग सॉल्ट के साथ ही मिक्स करके देते हैं। मेटलर्जी के कुछ रिएक्शंस होंगे, वो भी समझ में नहीं आएंगे, मेटलर्जी में पढ़ाता ही नहीं हूँ, और वो स्वराज के सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो, जो जो डाउट्स आते हैं PYQ में उसको मार्क करो। कल के क्लास में हम लोग डाउट्स भी पूछ लेंगे एक बार। हरे कृष्णा। अब तेरे जो डाउट्स है बेटा, तू एक काम कर कि कल क्लास 5 मिनट में, मेरे को बहुत लेट हो जाता है वहां पे लेक्चर में पहुंचने के लिए, मेरे को पुष्पा जाना रहता है। हाँ, क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना, कर लूंगा मैं बोल रहा हूँ कल कल क्लास जो है जल्दी छोड़ दूंगा, कल क्लास में आने के बाद स्टार्टिंग में ले लेना ना। ठीक है।
ठीक है, चलो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम्म। हाँ, आ जाओ। क्या इतने सारे नोट्स कैसे खुले रहते हैं? तो एक स्लाइड में एक ही लिखते हैं क्या ऐसा? खाली ओपन ही रहते हैं। यशवंत सर एक ही स्लाइड में सब लिख देते हैं। चलो ठीक है।